हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम लोग देखे थे कि सॉम्स के बेसिक्स के बारे में। तो आज हम उसके एजम्पशंस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बोल देता हूँ कि बहुत सारे टॉपिक्स मेरे इस चैनल पे आने वाले हैं मेरे वीडियोस के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन के लिए आई बटन को क्लिक कर दें। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स में भी मुझे बोल सकते हैं। दोस्तों, आज सॉम के हम लोग एजम्पशंस के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये एजम्पशन बहुत कुछ बोलता है। ठीक है। बेसिक जो एजम्पशन है तो किसके लिए है? ये बेसिक एजम्पशंस सॉम के लिए है। ठीक है। ये सॉम अगर पढ़ रहे हैं तो सॉम का जो बेसिक एजम्पशंस है वो क्या है। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या होता है, सॉम जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट क्या क्या हम लोग मान के चलेंगे, ये स्टडी करने में फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स आर assumed to be massless। तो दोस्तों, ये पहले समझ लेते हैं कि कंपोनेंट्स आर एज्यूम्ड टू बी मासलेस। सॉम में जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो कंपोनेंट्स क्या होता है, हम लोग पकड़ लेते हैं कि कंपोनेंट का मास जो है वो क्या होता है, वो एकदम लेस, मतलब मास लेस हम लोग कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसके मास से हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। सपोज़ ऐसा क्यों हो रहा है, देखो। सपोज़ मैं यहाँ पे एक कॉलम है, ठीक है, और ये एक कॉलम है, ठीक है। इस पे 100 किलो न्यूटन लोड दिया हुआ है, इसमें भी 100 किलो न्यूटन लोड दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, क्या हो रहा है, इस पे लोड देने के ऊपर ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, ठीक है। तो ये जो पतला वाला कॉलम है ये भी 100 किलो न्यूटन झेल रहा है, और ये जो मोटा वाला है ये भी 100 किलो न्यूटन लोड को ले रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, आप अगर सोच के बताएं कि अगर आप एक इंजीनियर है तो किसको सिलेक्ट करेंगे, मतलब आपका पर्पस कौन सॉल्व कर रहा है? दोनों ही सॉल्व कर रहा है ना, मतलब ये भी 100 किलो न्यूटन लोड को ले रहा है, ये भी ले रहा है, ठीक है। तो एज ए इंजीनियर अगर आप सोचेंगे तो मैं तो ये सिलेक्ट करूँगा कि इसमें मटेरियल बहुत कम लगेगा, इसका वॉल्यूम कम है, लेकिन इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, सेम पर्पस ये सर्व कर रहा है, लेकिन क्या है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो इसका जो मास है इसके ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब इसको हम लोग मास लेस पकड़ लेते हैं, मतलब इसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब हमारा जो लोड है ये झेल पाए, यही मेन बात है, ठीक है। सपोज ये 100 ले रहा है, ये 100 के बाद अगर मैं इसको बढ़ा के 200 कर दूं, ये झेल नहीं पाएगा, ये टूट गया। सपोज ये 200 किलो न्यूटन पर टूट गया, लेकिन इसको मैं 200 दे रहा हूँ, ये इसको झेल गया। तो मेरा पर्पस कौन सॉल्व कर रहा है? यही वाला सॉल्व कर रहा है। तो इसका जो वॉल्यूम है, मास है, उसके ऊपर तो कुछ डिपेंड नहीं कर रहा है। मेरा जो डिपेंड कर रहा है, मेरा जो चीज़ है, मेरा कंसंट्रेशन है कि ये जो लोड है उसके ऊपर, कि ये लोड कौन झेल पा रहा है, उसके ऊपर मेरा कंसंट्रेशन है, ठीक है। एक पतला वाला दुबला आदमी है, वो एक 40 किलो का बोरी लेके सपोज ट्रक में उठा रहा है, ठीक है, और एक मोटा आदमी है, उसका वज़न ज़्यादा है, वो 40 किलो का ट्रक में उठा रहा है। तो पर्पस तो दो ही सॉल्व कर रहे हैं, दोनों ही पर्पस को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा काम है लोड को ट्रांसफ़र करना,
मतलब 40 किलो का जो बोरी है, बस्ता है, वो बोरी को हम लोगों को ट्रक में लोड करना है। तो मेरा तो काम है कि मेरा बोरी जो है ट्रक में लोड करना, ठीक है। वो मोटा उठाए या पतला उठाए, मुझे उससे कुछ भी लेना देना ही नहीं। मुझे मेरा पर्पस सॉल्व होने से मतलब है, मेरा बोरी ट्रक में जाने से मतलब है। तो यही कारण है कि हम लोग सॉम में क्या करते हैं, मास को कंसिडर नहीं करते हैं कंपोनेंट्स के, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ है दोस्तों। क्या ये बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस पे भी आता है कि हम लोग सॉम में मास का जो है मासलेस क्यों मान लेते हैं सब कुछ कंपोनेंट्स का, ठीक है। तो ये आंसर ये है, इसीलिए हम लोग मासलेस मान लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट नंबर 2, एनालिसिस will be done on prismatic bar, ठीक है। एनालिसिस जो हम लोग करेंगे वो प्रिज्मेटिक बार के ऊपर होना चाहिए। तो ये प्रिज्मेटिक बार आखिर है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रिज्मेटिक बार आखिर है क्या, ये तो जानना ज़रूरी है, ठीक है। ये प्रिज्मेटिक बार आखिर है क्या, ठीक है। तो ये प्रिज्मेटिक बार के बारे में हम लोग देखेंगे। तो प्रिज्मेटिक बार बहुत टाइम क्या होता है, बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि ये प्रिज्मेटिक बार जो है मतलब प्रिज्म की तरह दिखता है, उसका शेप एक प्रिज्म है, इसीलिए इसे प्रिज्मेटिक बार बोलते हैं। नहीं, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। प्रिज्मेटिक बार हम लोग उसे बोलेंगे कि उसका जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म कोई भी कंपोनेंट है उसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ, throughout the length है। सो समझ में आ रहा है कि उसका जो कोई भी एक कंपोनेंट हो उसका क्रॉस सेक्शन अगर थ्रू आउट द लेंथ सेम रहेगा तो उसे हम लोग प्रिज्मेटिक बार बोलते हैं। सपोज कैसा होता है प्रिज्मेटिक बार, वो कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। सपोज एक सर्कुलर बार है, तो ये जो बार है मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये थ्रू आउट, इसका अगर डी है तो थ्रू आउट ये डी रहेगा, ये भी डी है, ठीक है। अगर स्क्वायर है, सपोज एक स्क्वायर है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है थ्रू आउट सेम रहेगा, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एक प्रिज्मेटिक बार बोलते हैं, ठीक है। तो एनालिसिस जो होगा वो प्रिज्मेटिक बार के ऊपर होगा, ठीक है। नंबर 3, मटेरियल शुड बी homogeneous and isotropic। तो मटेरियल जो होगा वो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक होना पड़ेगा। तो ये जो टर्म है इन दोनों को समझना पड़ेगा कि होमोजीनियस क्या है, आइसोट्रोपिक क्या है। अगर आप लोग सिर्फ होमोजीनियस बोलेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही होना चाहिए, होमोजीनियस भी होना चाहिए, आइसोट्रोपिक भी होना चाहिए, ठीक है। सॉम में जब स्टडी कर रहे हैं तो मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक होना चाहिए। तो होमोजीनियस का जो डेफिनेशन है, अगर केमिकली हम लोग उसको बात करें कि केमिकली उसका जो बनावट है, केमिकली जो बनावट है वो ऑल ओवर द मटेरियल सेम हो, केमिकली उसका
जो बनावट है थ्रू आउट द मटेरियल, मतलब केमिकली वो सेम हो, ठीक है, केमिकली हम जो है उसका जो बनावट है थ्रू आउट द मटेरियल सेम हो, उसे हम लोग होमोजेनियस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलेंगे हम लोग? इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये ऐसा बोल सकते हैं, सपोज एक मटेरियल है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, मतलब ये एक पॉइंट है। इसमें क्या होगा, इसमें अगर हम लोग इसका प्रॉपर्टी चेक करें, ठीक है, सपोज राइट डायरेक्शन में अगर देखें सो इसका U1 होगा, इस साइड में E3, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है मटेरियल का, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये कोई एक पॉइंट का पर्टिकुलर डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब इस पॉइंट के पर्टिकुलरली अगर आप लोग राइट साइड में देखेंगे तो E1 प्रॉपर्टी मिलेगा आपको, अगर आप लोग ऊपर में जाएंगे तो E2 प्रॉपर्टी मिलेगा, और इस साइड में जाएंगे लेफ्ट साइड में तो E3 प्रॉपर्टी मिलेगा। सेम इस पॉइंट में भी राइट साइड में E1 मिलेगा, इस साइड में E2 मिलेगा, इस साइड में E3 मिलेगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कोई एक डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोई पॉइंट के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा है, पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब ये जो होमोजीनिटी है, मतलब ये कोई भी एक मटेरियल का अगर पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन पे अगर प्रॉपर्टी सेम होगा उसे हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर देखो पॉइंट के हिसाब से, पॉइंट तो चेंज हो रहा है लेकिन पॉइंट से इसका मतलब नहीं है, पॉइंट इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसका क्या हो रहा है, ये डायरेक्शन के हिसाब से इसका प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, ठीक है। आइसोट्रोपिक क्या है? आइसोट्रोपिक किसको बोलते हैं? सेम चीज़, यहाँ पे एक मटेरियल है तो इसमें क्या होता है, ये पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, ये कोई भी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कोई भी डायरेक्शन पे चले जाओ, कोई भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, कहीं पे भी चले जाओ इस साइड, लेकिन अगर पॉइंट चेंज हो गया, सपोज इस पॉइंट में आ गया तो इस पॉइंट में दूसरा प्रॉपर्टी मिलेगा E2, लेकिन पॉइंट के चारों तरफ सेम ही प्रॉपर्टी मिलेंगे, कोई भी डायरेक्शन में चले जाओ। इसका E3 आएगा एक प्रॉपर्टी, लेकिन पॉइंट चेंज हो रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट चेंज हो रहा है, मतलब पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पॉइंट अगर चेंज हो गया तो समझो कि उसका प्रॉपर्टी भी चेंज हो गया, तो इसे आइसोट्रोपिक बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर इन दोनों को मिला दे, हम लोग समेशन कर दे, तो क्या मिल रहा है हमें? यहाँ पे इस दोनों को अगर समेशन कर दे तो क्या मिलेगा? इन दोनों का जो समेशन है वो क्या आएगा कि एक ऐसा मटेरियल आएगा जिसके पॉइंट के हर पॉइंट और डायरेक्शन पॉइंट और डायरेक्शन, सभी पॉइंट, कोई भी पॉइंट और कोई भी डायरेक्शन हो, सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। इन दोनों को मिला के अगर हम लोगों को कोई मटेरियल बनता है तो वो क्या करेगा, कोई भी डायरेक्शन हो, कोई भी पॉइंट हो, उसमें क्या करेगा, सेम प्रॉपर्टी वो शो करेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल जो होना चाहिए वो होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक होना चाहिए। ये था रीज़न, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नंबर 4 हम लोग इसमें क्या करेंगे, इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन को कंसीडर करेंगे। ओनली इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन विल बी कंसीडर्ड। ठीक है, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन इसमें हम लोग कंसीडर करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन, ये हम लोग यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन है ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है मेज़रमेंट के लिए। सो हम लोग इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन को पकड़ के ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफ में आइडिया एक दे देता हूँ कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस इसमें क्या अंतर होता है। देखो, इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो होता है, मतलब हम लोग क्या करते हैं, नेचुरली P/A हमारा स्ट्रेस होता है, उसके हिसाब से स्ट्रेन होता है क्या, ΔL/L। ये जो एरिया है ये होता है इनिशियल एरिया और ये होता है इनिशियल लेंथ। ठीक है, ये इनिशियल एरिया और इनिशियल लेंथ ये दोनों सेम रहता है। ठीक है, सपोज डिफरेंट लोडिंग पे जो भी हो ये दोनों सेम रहता है। मतलब ये जो एरिया है इनिशियल और लेंथ इनिशियल है, मतलब ये हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रेस में इसी को लेके कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ट्रू स्ट्रेस में क्या होता है, ट्रू स्ट्रेस में सपोज लोड दिया 100 किलो न्यूटन, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका ये जो एरिया है वो चेंज होता रहेगा। वो इनिशियल था, अभी मतलब हर एक लोड के बाद ये चेंज होता रहे। वेरिएबल, ये वेरिएबल लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, वेरी कर रहा है, ये भी चेंज होगा। और इसमें क्या होगा, स्ट्रेन भी एल भी चेंज होता रहेगा, लेंथ भी उसका चेंज होता रहेगा, इनिशियल लेंथ वो भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, ये भी वेरी करता रहेगा। तो हर एक पॉइंट पे कितना चेंज हो रहा है, उसके एरिया में कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, उसको हिसाब करके अगर हम लोग स्ट्रेस निकाले और स्ट्रेन निकाले तो वो बहुत ही जोखिम भरा काम होगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन करते हैं। ठीक है, आप लोग यूट्यूब में जब करे होंगे टेस्ट तो देखे होंगे कि इनिशियल लेके ही करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लोड देने के बाद उसका अगर डायमेंशनल अगर चेंज हो रहा है तो उस रेस्पेक्ट में हम लोग ट्रू स्ट्रेस के और ट्रू स्ट्रेन हम लोग उसको लेके हम लोग कंसीडर करके हम लोग कुछ कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग इनिशियल पकड़ के ही सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन पकड़ के ही हम लोग सॉम का स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर कहीं पे बोलता है कि ट्रू स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेस कंसीडर करो तब कर सकते हैं, लेकिन जनरली यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट अनदर पॉइंट very important and easy, obey the Hooke's law। तो सिंपल सी बात है, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि सॉम जो है हम लोग इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिक बिहेवियर जहाँ पे रहेगा, मतलब विद इन इलास्टिक लिमिट ही हम लोग बात करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे। उसके अंदर में जो हो रहा है मटेरियल के अंदर, कंपोनेंट के अंदर, वही हम लोग स्टडी करेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं करेंगे। तो ये हो गया हुक्स लॉ। ओनली हुक्स लॉ के अंदर हम लोग मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होगा तभी हम लोग काम करेंगे। ठीक है, हम लोग काम करेंगे। ये हमारा इक्वेशन है हुक्स लॉ का, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये हमारा हुक्स लॉ को ओबे करके हम लोग करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्यों हो रहा है मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था कि फुल रिकवरी होगा,
तो वो हमारे लिए ज़रूरी है। और क्या, और डिफॉर्मेशन विद इन इलास्टिक लिमिट, डिफॉर्मेशन बहुत कम होता है जो हमारे डिज़ाइन के लिए, कंपोनेंट के लिए अच्छा है। इसीलिए हम लोग इलास्टिक लिमिट के बात करते हैं, ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट की बात करते हैं। तो हम लोग परमानेंट इलास्टिक लिमिट के बाद हम लोग क्यों नहीं बात करते हैं? वो जो परमानेंट डिफॉर्मेशन जो आएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन किस में काम आएगा? हमारा मैन्युफैक्चरिंग में काम आएगा, प्रोडक्शन में काम आएगा। अगर उसमें अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर हम लोग बात करेंगे तो हमारा वो बुरा चीज़ हो जाएगा। सपोज़ कोई भी एक मेटल है, ऐसा एक मेटल है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, तो उसको हम लोग रोलर से प्रेस करके उसको थिन शीट बना रहे हैं, ठीक है। ऐसा रोलर है, रोलर से जा रहा है तो ये थिन शीट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अगर ये परमानेंट डिफॉर्म नहीं होगा, मतलब ये जो शेप था इसको ये परमानेंटली इस शेप में दे दिया, अगर ये इलास्टिक लिमिट में रहेगा, क्या ये यहाँ से लोड से रिमूव होगा, फिर से ये प्रीवियस जो शेप है उसमें रिगेन कर जाएगा, तो हम कुछ बना पाएंगे? अल्टीमेटली कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा डिफॉर्मेशन काम पे आएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग विद इन इलास्टिक लिमिट ही काम करेंगे, ठीक है। समझ पे आया? ये सपोज रोलर्स हैं, रोलर्स आपने कोल्ड वर्किंग, हॉट वर्किंग में देखा होगा परमानेंट डिफॉर्मेशन, मतलब जो ट्यूब्स बनाते हैं, थिन प्लेट्स बनाते हैं, एक्सट्रूशन प्रोसेस देखे होंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे चीज़ें हैं, वो डिफॉर्मेशन होगा तभी काम पे आएगा, ठीक है। तो ये था एजम्पशन। लास्ट एक एजम्पशन है कि फॉलो करेगा किसको? फॉलो द सेंट विनेंट प्रिंसिपल। किसको फॉलो करेगा? सेंट विनेंट प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। तो दोस्तों मैंने पहले भी एक बार इसके बारे में, प्रिंसिपल के बारे में बात कर चुका हूँ, ठीक है। फिर भी एक बार इसको डिस्कस कर लेता हूँ कि सेंट विनेंट प्रिंसिपल जो है वो क्या है। ये सेंट विनेंट प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। सेंट विनेंट प्रिंसिपल जो क्या बोलते हैं कि हमारा जो स्ट्रेस है, हम लोग अगर लोड दे रहे हैं कोई सब्सटेंस पे, सपोज ये मेरा बार है, इस पे हम लोग लोड दे रहे हैं, यहाँ पे P, तो हमारा जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस वैरी करता है। जो पॉइंट ऑफ जो लोड का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, उसके बाद क्या होगा, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाएगा, तो ये आप देखिए कि ये जो रीज़न है इसमें क्या है, ये जो रीज़न है और ये जो रीज़न है, इसमें स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस, इसको अगर स्ट्रेस 1 नाम दे, ये जो रीज़न है यहाँ पे स्ट्रेस 1 और यहाँ पे देखो स्ट्रेस का वैल्यू, ये जो है ये ऑलमोस्ट सेम है। अगर स्ट्रेस कंसीडर करेंगे, ये स्ट्रेस को हम लोग डिनोट कर रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा है, मतलब रिएक्शन यहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये यहाँ पे जाके एक कांस्टेंट हो जाएगा, में ऑलमोस्ट कांस्टेंट है रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उससे जितना दूर जाएंगे ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता रहेगा, ठीक है। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के जितना नज़दीक होगा उतना क्या होगा, उतना स्ट्रेस वहाँ पे ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है इसे हम लोग सेंट विनेंट प्रिंसिपल बोलते हैं। सेंट विनेंट ने इसको पहले ऑब्जर्व किया कि हाँ यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है लोड के एप्लीकेशन से, तो इसीलिए मैंने बोला था ना, यूट्यूब में हम लोग वो जो गेज लेंथ है उतना क्यों लेते हैं, एकदम पूरा क्यों नहीं पकड़ते हैं लेंथ, ठीक है। तो वही कारण है, क्योंकि दोनों में तो होल्ड करके हम लोग खींचते हैं। ये जो होल्डिंग पॉइंट है यहाँ पे तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा आएगा तो वो स्ट्रेस वेरी करेगा वहाँ पे ज़्यादा, और बीच में क्या होता है, बीच में ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए बीच में जो गेज लेंथ है यूटीएम में, वो जो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन है उसको हम लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है
ये है। सपोज़ इसको हम लोग अगर सेक्शन 1 मान दे, इसको अगर सेक्शन 2 अगर कंसिडर करें और इसको अगर सेक्शन 3 कंसिडर करें, तो ये जो रीज़न है इसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो फर्स्ट यहाँ पे स्ट्रेस कैसे वेरी कर रहा है, ठीक ऐसे रिएक्शन, ठीक है, A11 सेक्शन है रिएक्शन, और 2 में देखो ये ऑलमोस्ट ऐसा आ गया, और नेक्स्ट 3 में एकदम स्ट्रेट, ऑलमोस्ट स्ट्रेट, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रेस वेरी कर रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि ये जो प्रिंसिपल है इसको हम लोग फॉलो करेंगे इसमें, ठीक है। आपने स्क्वॉश बाइट देखा है ना, स्क्वॉश बाइट जिससे बर्तन मांजते हैं। तो आपके घर में अगर स्क्वॉश बाइट है, अब क्या करना, एक 3 या 4 पीस को एक साथ रख के आप हाथ को ऐसे प्रेस करना, देखना क्या होगा, बीच का जो स्क्वॉश बाइट्स है वो अपने जगह पे फिक्स्ड एकदम स्ट्रेट रहेगा, लेकिन एकदम कॉर्नर पे जहाँ पे इस हाथ से अप्लाई कर रहे हो फोर्स को, तो वो साइड का जो दो स्क्वॉश बाइट है, 2 या 3, वो क्या होगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ठीक है। कैसा मुड़ जाएगा, सपोज एक स्क्वॉश बाइट लिया है 5, सपोज 1 2 3 4 5, अभी तो लोड नहीं है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे हाथ से प्रेस कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, तो हाथ से जब इसको प्रेस करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये इसको दिखाते हैं कि ये सिर्फ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर लोड दे रहे हैं तो इसको ड्रॉ करते हैं, लोड देंगे तो कैसा होगा, मतलब ये स्क्वॉश बाइट ऐसा हो गया, ये स्क्वॉश बाइट ऐसा हो गया, ये थोड़ा सा इधर हो गया, ये थोड़ा सा इधर हो गया, ठीक है। लेकिन बीच का जो है, देखो बीच का जो है वो सीधा ही रहेगा, ठीक है। साइड का जो 2 स्क्वॉश बाइट्स है वो ऐसा हो गया। तो मतलब क्या है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा है, स्ट्रेस यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, मतलब स्ट्रेस वेरी कर रहा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से थ्रू आउट सेंटर तक, यहाँ तक पूरा जो है दोनों तरफ से स्ट्रेस वेरी करते करते यहाँ पे जाएगा। इस बीच में ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट स्ट्रेस रहेगा, मतलब कांस्टेंट एक रिएक्शन रहेगा, लेकिन यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहा है, यहाँ पे वेरी कर रहा है ज़्यादा। तो इसीलिए हम लोग इसको कंसीडर करके इसमें लेंगे, इसका वैल्यू लेके हम लोग काम करेंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो सेंट विनियन प्रिंसिपल है उसको मान के हम लोग जो है ये दोनों साइड्स में थोड़ा सा छोड़ देते हैं। यूटीएम में भी आपने देखा है, थोड़े देर में पहले ही मैंने बताया कि यूटीएम में हम लोग होल्डिंग का जो पार्ट है उसे क्यों रिमूव कर देते हैं कैलकुलेशन पार्ट से, उसे लेंथ क्यों कंसिडर नहीं करते हैं, यही बात। तो ये था बेसिक जो है एजम्पशंस, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें और बताइए मुझे कमेंट में कैसा लग रहा है। ओके बाय।